हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस आईसी 11 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अंडर राइटिंग। देखिए, अंडर राइटिंग जो शब्द है ना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बीमा लेखन या फिर जोखिम अंकन, यानी कि जोखिम को आंकना, यानी कि रिस्क को चेक करना, असेस करना, कैलकुलेट करना। इसका मतलब होता है अंडर राइटिंग। तो जो आज का चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले तो कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग। देखेंगे क्या है अंडर राइटिंग का प्रोसेस, क्या होता है, रिस्क शेयरिंग के बारे में जानेंगे, और जो लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें बताया जाएगा मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कि रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर राइटिंग की। देखिए, जैसे कि हमने बात की कि अंडर राइटिंग को बीमा लेखन या फिर जोखिम अंकन कहा जाता है। और कोई भी इंश्योरर है ना, जो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, उनको जो इनकम होती है ना, वो दो मेन जो जगह रहती है वहां से इनकम होती है। पहला तो हो गया अंडर राइटिंग। देखिए, क्योंकि जब अंडर राइटिंग होगी उसके बाद ही अंडर राइटर डिसाइड करता है कि कितना प्रीमियम लिया जाएगा और पॉलिसी करनी है या फिर नहीं करनी है। यानी कि प्रीमियम कलेक्शन का जो काम है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, अंडर राइटिंग के थ्रू हो रहा है। यानी कि एक तो अंडर राइटिंग के थ्रू क्या हो रहा है, इंश्योरर के पास पैसा आ रहा है ना। और सेकंड स्टेप जो इनकम जनरेट करने का होता है, वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंश्योरर के पास पैसा आया, अब वो उस पैसे को क्या करेगा, आगे इन्वेस्ट करेगा वेरियस असेट क्लासेस में, जिससे कि वो पैसा जो है ग्रो करेगा। तो यानी कि ये दो मेन एरियाज होते हैं इनकम कलेक्शन के या इनकम जनरेशन के इंश्योरर के पास। पहला क्या हो गया, अंडर राइटिंग, और दूसरा हो गया अंडर राइटिंग से जो पैसा कलेक्ट हुआ है, प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, उसको प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करना। दीज आर द टू मेन एरियाज ऑफ इनकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अंडर राइटिंग में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, या फिर अंडर राइटर जो है वो अपना काम कैसे करता है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि इंश्योरेंस अंडर राइटर्स इवेलुएट द रिस्क। देखिए, ये तो आपको समझ आ गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज के अंडर राइटर होते हैं ना, उनका मेन काम क्या होता है, रिस्क को इवेलुएट करना। इवेलुएट का मतलब क्या है कि चेक करना कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज पे जिसकी इंश्योरेंस करवाने की आवश्यकता है या करवाने की इच्छा जो है व्यक्ति कर रहा है ना। यानी कि रिस्क को इवेलुएट करना या फिर रिस्क को असेस करना, ये काम है किसका, सबसे पहला अंडर राइटर का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, दे फर्स्ट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क और नॉट। फिर वो ये देखते हैं कि रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए, या फिर सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, रिस्क को एक्सेप्ट करना या ना करना, इसका यही मतलब हुआ ना कि इंश्योरेंस होगी या फिर नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, इफ द रिस्क इज टू बी एक्सेप्टेड, दे डिसाइड हाउ मच कवरेज द क्लाइंट शुड रिसीव एंड हाउ मच दे शुड पे फॉर इट। देखिए, इसका मतलब हुआ कि अगर रिस्क को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि कंपनी मान गई है कि हाँ जी इंश्योरेंस कर दी जाएगी, तो फिर वो जो अंडर राइटर है ना, वो ये डिसाइड करता है कि जो क्लाइंट को कवर मिलेगा वो कितना मिलेगा, और उसके लिए उस क्लाइंट को कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, अंडर राइटर कर रहा है। और फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि अंडर राइटिंग इन्वॉल्व्स अ मेजरिंग ऑफ रिस्क एक्सपोजर and determining the premium that needs to be charged to ensure that the risk। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो अंडर राइटिंग में, देखिए उसने पहले क्या किया, रिस्क को इवेल्युएट किया, फिर उसने ये डिसाइड किया कि रिस्क एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, फिर अगर रिस्क एक्सेप्ट होगा तो किस प्रीमियम पर किया जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है ना, ये कह रहा है कि जो अंडर राइटर है ना, वो ये भी चेक करता है कि रिस्क को एक्सपोजर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है ना, उस पर रिस्क का कितना एक्सपोजर है, यानी कि कम है या फिर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि कोई अपने हाउस होल्ड इंश्योरेंस करवा रहा है ना, और वो जो घर है वो मतलब अकेला है, यानी कि एकांत में है। तो अब एकांत में है, अगर कोई घर है तो वहां पर बर्गलरी का जो खतरा रहेगा वो ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी में रह रहा है तो वहां पर चोरी का जो खतरा है वो एज कंपेयर कम होगा। तो इसका मतलब होता है रिस्क एक्सपोजर। तो अब अंडर राइटर ना ये भी चेक करता है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज की इंश्योरेंस करवाई जा रही है ना, उस पर रिस्क एक्सपोजर कितना है।
तो क्योंकि ये सारी चीजें जानने के बाद ही प्रीमियम जो है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर राइटर्स मैक्सिम। देखिए, अंडर राइटर मैक्सिम का मतलब होता है कि अंडर राइटर के सिद्धांत क्या होते हैं, कि जो अंडर राइटर है वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना काम करता है। तो यहाँ पर जो है ना, इसके 8 पॉइंट्स हैं, तो इनको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इनके बीच बीच में से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैक्सिम या फिर प्रिंसिपल दिया गया है वो है मेंटेन अ रेगुलर रिव्यू of existing portfolio rates and terms to ensure that the insurer achieve maximum profitability and doesn't lose quality business। और थर्ड पॉइंट है डील्स अप्रोप्रिएटली विद द पुअर क्वालिटी बिजनेस। तो देखिए, इस पहले पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो अंडर राइटर का मेन ड्यूटी है ना, वो ये है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रेट्स चल रहे हैं ना इंश्योरेंस कंपनी के, उन पर रेगुलर रिव्यू रखना, और ये इंश्योर करना कि जो इंश्योरर है जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिस इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करे, और लूज जो डजंट लूज क्वालिटी बिजनेस, यानी कि जो क्वालिटी बिजनेस है वो उसका नुकसान ना हो, है ना। और पुअर क्वालिटी के बिजनेस से किस प्रकार डील करना है, तो ये पहला रूल रहेगा अंडर राइटर के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्टेन क्वालिटी न्यू बिजनेस एट द टर्म्स विच आर डिजाइन टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट। दूसरा काम क्या हो गया कि नए बिजनेस को ऑब्टेन करना, और किन टर्म्स पर, जो भी ऐसी टर्म्स कंपनी ने डिजाइन की हैं जिनसे कि कंपनी को प्रॉफिट हो, उन टर्म्स के हिसाब से नया बिजनेस जो है वो ऑब्टेन करना। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एक्सटेंशंस, यानी कि नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कराना। इंश्योरेंस में जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसीज नई नई आती हैं, उनको डेवलप करवाना या फिर उनमें एक्सटेंशन करवाना, कि मॉडिफिकेशन करवाना उनमें, which can be successfully sold to existing customers and strengthening the existing relationship and achieving the maximum premium growth from the organic growth। यानी कि नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करवाना या फिर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करना, ताकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना कंपनी के, उनको वो सक्सेसफुली बेचा जा सके, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी बिजनेस में। क्योंकि देखिए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है अगर वो आपकी सर्विसेज से हैप्पी है, खुश है, तो जो भी आप नया प्रोडक्ट निकालोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वो कस्टमर आपका उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, है ना। तो ये सारा जो काम है, ये भी डिपेंड कर रहा है और अपना अंडर राइटर पे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, obtain the information and feedback from the customers, intermediaries and market in general to ensure that products, terms, development and profitability are maintained at optimum level। तो देखिए, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अंडर राइटर के जो रूल्स हैं या मैक्सिम्स हैं उनमें क्या है कि कस्टमर से इंटरमीडिएटरीज, देखिए इंटरमीडिएटरी कौन रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं, ब्रोकर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स रहते हैं ना। तो कस्टमर्स, इंटरमीडिएटरीज और मार्केट से इंफॉर्मेशन और फीडबैक लेना, किसके किन टर्म्स में, प्रोडक्ट के बारे में, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन करना ऑप्टिमम लेवल पे, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रहेगी तभी वो जो कंपनी है वो ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाई टारगेट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट विच विल कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ अ प्रॉफिटेबल क्वालिटी पोर्टफोलियो। इसमें आगे की मार्केट का जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी टारगेट सेगमेंट्स हैं उनको जानना, ताकि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी वाले मतलब लेवल पे किया जा सके। देन मेंटेन द रोबस्ट रिस्क इंस्पेक्शन एंड सर्वे प्रोग्राम्स फॉर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या है कि रोबस्ट रिस्क इंस्पेक्शन करना, इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी की इंश्योरेंस की जाएगी कहीं की भी, मान लीजिए कि कोई कंपनी में इंश्योरेंस करवाई जा रही है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाई जा रही है, या फिर कोई और जनरल इंश्योरेंस करवाई जा रही है ना, तो वहां पे इंस्पेक्शन की बहुत जरूरी रहती है। मतलब अगर अच्छे से रिस्क इंस्पेक्शन की होगी तो क्या है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर रिस्क इंस्पेक्शन को अच्छी तरह से किया जाए, सर्वे बहुत बढ़िया तरह से किया जाए, तो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रहता है ना कंपनी का, वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा।
तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं दो कि ensuring that portfolio quality is maintained and policy terms are related to the quality of the risk। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनी का पोर्टफोलियो है वो मेंटेन रहेगा और जो पॉलिसी टर्म्स वगैरह हैं वो भी जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो ये बहुत जरूरी है फॉर अ अंडरराइटर दैट रोबस्ट रिस्क इंस्पेक्शन और सर्वे प्रोग्राम्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अंडरराइटिंग का मतलब ही क्या होता है, रिस्क को चेक करना है ना। और अगर रिस्क इंस्पेक्शन ही ढंग से नहीं होगी तो फिर मेन जो काम है अंडरराइटर का वो तो बेकार ही हो गया। तो इसलिए ये 6 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 6 में जो बी पॉइंट है ना ये कह रहा है प्रोवाइडिंग द रिस्क इंप्रूवमेंट एडवाइस टू द कस्टमर वेयर एप्लीकेबल। हाँ जी, तो जो कस्टमर है ना उसे भी रिस्क इंप्रूवमेंट एडवाइस जो है वो दी जाए अगर कहीं पे जरूरत हो। अब देखो इसका ना कॉमन सा एग्जांपल हो गया कि मान लीजिए कि अगर कोई फायर इंश्योरेंस करवा रहा है ना, तो कस्टमर को आप ये एडवाइस दे सकते हैं कि स्प्रिंकलर्स जो हैं उनकी व्यवस्था की जाए। देन फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो कंपनी में या जिस भी प्रेमिसेस में इंश्योरेंस करवाई जा रही है वहां लगवाए जाएं। उससे क्या होगा कि रिस्क इंप्रूवमेंट हो जाएगी, यानी कि खतरा जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या है, इससे दोनों का फायदा रहेगा, कस्टमर का भी फायदा रहेगा और कंपनी का भी फायदा रहेगा। क्योंकि देखो अगर फायर इंश्योरेंस कोई कस्टमर करवा रहा है अपनी प्रेमिसेस का, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो चाहता है कि यहाँ आग लग जाए। इंश्योरेंस तो इसलिए करवाई जाती है ना कि इन केस अगर कोई मुसीबत आ गई तो उससे निपटा जा सके। क्योंकि कोई व्यक्ति खुद नहीं चाहता है कि भाई हम मुसीबत में पड़े। तो इसलिए रिस्क इंप्रूवमेंट एडवाइस कस्टमर को देना ये भी अंडरराइटर के ड्यूटीज में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप द स्ट्रीमलाइंड सिस्टम एट मिनिमम एक्सपेंस टू अचीव द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अकाउंट कंट्रोल एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो देखिए ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रीमलाइंड सिस्टम डेवलप करना जिसमें गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए, एक्सपेंसेस को कम किया जाए ताकि कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और एट्थ और लास्ट पॉइंट जो है अंडरराइटर्स मैक्सिमम का ये कह रहा है मेंटेन टाइट कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस टू एंश्योर दैट ऑप्टिमम कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर अचीव्ड। यानी कि खर्चों पे कंट्रोल रखना, टाइट कंट्रोल रखना, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि जो आज की मार्केट है उसमें compete करना जो है वो आसान हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है ना वो होता कैसे है, या फिर इसे स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। और पिक्चर में ना आप इसके स्टेप्स देख रहे हैं, 4 स्टेप्स दिखाए गए हैं। पहले स्टेप में है रिसिप्ट, इवेलुएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। सेकेंड स्टेप है कंसिडरेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। थर्ड स्टेप में बताया गया है प्राइसिंग द रिस्क। और फोर्थ स्टेप कह रहा है मैनेजिंग द एक्सपोजर। तो चलिए जानते हैं इन स्टेप्स को डिटेल में। सबसे पहला स्टेप रिसिप्ट ऑफ रिस्क। तो देखिए अंडरराइटर का तो मेन काम ही है रिस्क को एक्सेप्ट करना, कैलकुलेशन करना, असेस करना, चेक करना, है ना। तो अब यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ रिस्क, तो चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। रिस्क में बी presented to the underwriter in a variety of the ways. Some of these are described below. देखिए हम ना जो अंडरराइटर है उसे पता होना चाहिए कि जिस भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवानी है उस पर कौन कौन से रिस्क हैं। तो रिस्क की जो जानकारी है ना उसे होनी जरूरी है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि रिस्क की जो नॉलेज है या जानकारी है, नॉट नॉलेज, जानकारी, कि भाई किस प्रोडक्ट को कितनी रिस्क मींस में है वो, तो वो कैसे कैसे किन किन तरीके से उसे जाना जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट बताया गया है कि टेलीफोन कॉल टू ऑपरेटिंग ऑफिस और कॉल कॉल सेंटर। देखिए आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे इंश्योरेंस वगैरह या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर हम स्पेशली जब ऑनलाइन करवाए है ना तो कॉल सेंटर्स के थ्रू अंडरराइटिंग करने के लिए हमें वेरिफिकेशन कॉल्स आती है। फिर है रिटर्न प्रपोजल फॉर्म थ्रू पोस्ट और फ्रॉम एजेंट और ब्रोकर। दूसरा वे हो गया जिससे कि अंडरराइटर को पता चल सकता है कि क्या क्या रिस्क है, वो हो गया रिटर्न रिटर्न प्रपोजल फॉर्म, जो कि जनरली एजेंट या फिर ब्रोकर के थ्रू अंडरराइटर तक पहुंचता है। देन ऑनलाइन प्रपोजल थ्रू ई चैनल,
अब इसमें क्या हो गया कि अगर हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसमें ना जो भी हमारे प्रोडक्ट जिसकी हमने इंश्योरेंस करवानी है उस पर जो जो भी रिस्क हैं वो हम ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म पे डाल देते हैं, तब अंडरराइटर वो चेक कर सकता है। देन फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज कमर्शियल रिस्क बाय अ ब्रोकर, यानी कि ब्रोकर के द्वारा भी बताया जा सकता है, प्रेजेंटेशन दी जा सकती है कि क्या क्या कमर्शियल रिस्क है। ईमेल रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट और ब्रोकर, ईमेल भेजी जा सकती है क्लाइंट या ब्रोकर के द्वारा जिसमें रिस्क की जानकारी होगी जो कि हमारा जो अंडरराइटर है उसे जानना जरूरी है। Underwriter will acknowledge the receipt and at the same time identify any basic missing information। तो अब ये जो हमने 5 तरीके देखे ना जिसके थ्रू हम अंडरराइटर को जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उस प्रोडक्ट पे जिसकी हमने इंश्योरेंस करवानी है। तो अब क्या है कि जैसे उसे वो रिसिप्ट मिलती है, मतलब जानकारी मिलती है, पहुंच जाती है किसी भी वे के थ्रू, तो वो क्या करता है, एक्नॉलेज कर देता है और चेक करता है कि कहीं कोई जानकारी मिसिंग तो नहीं है जिसकी जानना, मतलब जिसको जानना जरूरी था। If the risk is clearly one that underwriter is unwilling to cover, he will decline the risk at this stage. For example, motor insurance on a young driver with a fast car। अब देखो कि अगर उसे ना इसी स्टेज पर अंडरराइटर को लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये कुछ सही नहीं है ना, तो वो इसी स्टेज पर जो है डिक्लाइन कर देता है केस को और ऐसे केसेस में फिर इंश्योरेंस नहीं दी जाती है। अब यहाँ जैसे इंश्योरेंस, मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज मोटर इंश्योरेंस करवानी है पर जो ड्राइवर है ना मोटर इंश्योरेंस का वो बहुत यंग है और बहुत फास्ट ड्राइव करने की उसकी हिस्ट्री है ना, तो अगर ऐसा केस लग रहा है तो ये तो रिस्क वाली कंडीशन होगी, तो ऐसे केस को अंडरराइटर जो है वो क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है एग्जामिन और इवेलुएट द रिस्क, यानी कि रिस्क। अब देखिए पहले स्टेप पे हमने क्या देखा कि रिसिप्ट मिल गई रिस्क की, है ना, जानकारी पहुंच गई कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वो जानकारी पूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए है अंडरराइटर को वो पूरी है, तो अब वो क्या करेगा कि उसको ना जो रिस्क की उसके पास रिसिप्ट आई है उसको ना एग्जामिन करेगा, अच्छी तरह से चेक करेगा कि जो कंपनी की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से है वो है या फिर नहीं है। तो अब इसमें बताया गया है कि वंस द अंडरराइटर गेट्स द रिस्क प्रपोजल he will evaluate it, ठीक है ना। the underwriter will have the risk proposal information in standard format, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहता है ना उसी में वो रिस्क प्रपोजल की इंफॉर्मेशन उस पे आएगी। अब इसमें क्या डिटेल्स होंगे, तो डिटेल्स चेक करते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल की पूरी जानकारी होगी, क्या बिजनेस है उसका, क्या काम धंधा करता है, एक्टिविटीज क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन। कवर रिक्वायर्ड, किस चीज का कवर उसको चाहिए। लोकेशन ऑफ द रिस्क, तो और जो रिस्क की लोकेशन है वो क्या है, मीन्स अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो करवा रहा है सपोज, तो उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, है ना, तो वो जानना बहुत जरूरी है। देन एक्सपोजर, हाउ बिग इज द रिस्क डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ इंश्योरेंस, सम इंश्योर्ड, टर्नओवर, वेजेस एक्सेट्रा। तो एक्सपोजर में देखो क्या क्या आ गया कि जो रिस्क है वो कितना बड़ा है। देन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, किस प्रकार की इंश्योरेंस ले रहा है इस पर डिपेंड करेगा ना रिस्क। देन सम एश्योर्ड भी इसी पर डिपेंड करेगा, टर्नओवर, वेजेस वगैरह ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी, ये सभी किसमें आ गई, एक्सपोजर में। देन क्लेम एक्सपीरियंस, और जो प्रपोजर है उसका पहले टाइम में क्लेम एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा है, तो ये जानकारी भी अंडरराइटर को आएगी। अब ये सारी जो जानकारी है ना इससे अंडरराइटर चेक करता है कि रिस्क जो है वो किस लेवल का है, और अकॉर्डिंगली साथ ही साथ वो हजार्ड्स जो रहेंगे उनको भी चेक करेगा। और ब्रॉडली ना ये 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं जो अंडरराइटिंग के समय हजार्ड्स चेक किए जाते हैं। एक तो है फिजिकल हजार्ड, फिर है मॉरल हजार्ड और फिर है फाइनेंशियल हजार्ड। पहला हजार्ड है फिजिकल हजार्ड्स, है ना। अब फिजिकल हजार्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकल हजार्ड्स आर टेंजिबल फैक्टर्स दैट अराइज आउट ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क इटसेल्फ। They will come from features of the property, the risk itself, its location, purpose, activity, etc. देखो नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल हजार्ड ये एक ऐसा हजार्ड होता है जो कि प्रॉपर्टी की फिजिकल कंडीशन या फिर फिजिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है, या फिर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्रॉपर्टी है जिसकी मान लो आपने इंश्योरेंस करवानी है वो कहाँ लोकेट कर रही है। दूसरी बात,
किस प्रकार का काम वहां पर हो रहा है ना। तो ये जो चीजें आ जाती हैं ना, ये फिजिकल हजार्ड्स में आ जाती हैं, तो इसको भी चेक किया जाता है अंडर राइटिंग के टाइम। हजार्ड की नेक्स्ट कैटेगरी में है मॉरल हजार्ड। इसे ना हिंदी में नैतिक जोखिम कहा जाता है। अब देखो, मॉरल हजार्ड का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर जो भी व्यक्ति है ना जिसने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई है, अगर वही ऐसे काम करने लग जाए कि हमने तो अब इंश्योरेंस करवा ली है और हम अपनी प्रॉपर्टी के प्रति अब क्या हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, तो ऐसी जो एक्टिविटीज आ जाती है ना, उसे मॉरल हजार्ड कहा जाता है। या फिर इसमें रिलेट करता है कि फ्रॉड क्लेम्स ले रहा है व्यक्ति, अपनी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी के प्रति वो केयरलेस हो गया है, मैनेजमेंट वहां पर सही नहीं है ना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे कि वो गलत क्लेम लेने की टेंडेंसी रखता हो या हिस्ट्री में उसका ऐसा रिकॉर्ड हो। तो ये जो कैटेगरीज है ना, इनको हम मॉरल हजार्ड कंसीडर करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है, मॉरल हजार्ड्स आर द इनटेंजिबल ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्क दैट आर मच मोर डिफिकल्ट टू असर्टेन। यानी कि जो मॉरल हजार्ड है ना, वो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड हम कह सकते हैं इनटेंजिबल एक्टिविटीज है ना। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो हमें पता नहीं चलती हैं, जो फिजिकल नहीं है, जिन्हें की चेक करना, जानना, जांचना, परखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इनमें क्या आ जाते हैं, जैसे कि हो गए फ्रॉडेंट क्लेम्स, केयरलेसनेस एंड पुअर मैनेजमेंट, and there is a still an element of truth in the old saying that you insure people rather than things। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई एक बहुत जरूरी जो कहावत बताई गई है ना, कि आप जो है ना इंश्योर किसे कर सकते हैं, लोगों को कर सकते हैं, रादर देन थिंग्स। क्योंकि थिंग्स तो गड़बड़ नहीं करेंगी ना। आप जैसे मान लीजिए कि हाउस होल्ड इंश्योरेंस की गई है या फिर फायर इंश्योरेंस की गई है, तो कोई भी बिल्डिंग खुद तो आग नहीं ना लग सकती उसमें, है ना। उसमें तो जो लोग हैं वही लगा सकते हैं, अगर वो फ्रॉड करने के फिराक में है कंपनी के साथ। तो इसलिए ये जो सारी चीजें आ जाती है ना, इन्हें हम मॉरल हजार्ड्स कहते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी रहता है जब हम अंडर राइटिंग की बात करते हैं। अब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है, सपोज लाइफ इंश्योरेंस वो करवा रहा है, और वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि ड्रिंक बहुत करता है, शराब पीने का आदी है वो। अब अगर वो ये चीज अंडर राइटिंग में नहीं बताता है, तो ये एक प्रकार का कौन सी कैटेगरी आ जाएगी हजार्ड की, मॉरल हजार्ड, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि जब उसको सपोज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, और उस समय भी वो ड्रंक हो, तो क्या होगा, आगे क्लेम मिलने में फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अंडर राइटिंग के समय तो उसने ये बात छुपाई थी, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मॉरल हजार्ड की कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हजार्ड्स। अब फाइनेंशियल हजार्ड, अब नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि इसमें क्या बताया गया है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें जो है ना, वो इसमें कंसीडर होंगी, चेक करते हैं। फाइनेंशियल हजार्ड्स आर relatively new consideration with regard to underwriting a policy, although they have been existence since business started operating. Basically, they relate to the financial position of the company. Is it healthy, in the healthy state? Are there such कैश फ्लो प्रॉब्लम, क्रेडिट रिस्क एक्सेट्रा। अब देखिए, फाइनेंशियल हजार्ड ये ना थोड़ा सा नया कंसिडरेशन है अंडर राइटिंग जब की जाती है। इसमें कंपनी की ना फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक किया जाता है कि क्या कंपनी जो है वो हेल्दी स्टेट में है, जितने की इंश्योरेंस वो करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं, क्या कंपनी की उतनी वैल्यू भी है, या फिर अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करते हैं, सपोज अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे को 2 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस चाहिए, है ना, तो कंपनी पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करेगी ना, कि क्या उसकी इतनी कमाई है या फिर उसको इतनी इंश्योरेंस की जरूरत है। एचएलवी स्टेटस वगैरह चेक किया जाता है ना। तो वो इसीलिए चेक किया जाता है ताकि फाइनेंशियल हजार्ड्स जो हैं उनसे बचा जा सके, उनको कंसीडर किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले जो है रिस्क को रिसिप्ट किया, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया गया, रिस्क को इवेलुएट किया गया, असेस किया गया। अब ये जो तीसरा स्टेप है ना अंडर राइटिंग में, ये है कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। To assist in the assessment of the risk, underwriter will need information, and this will come from the number of different
एवेन्यूज। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अंडर राइटर है ना, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अलग अलग तरह से उसके पास आती है। मतलब ये जो पहला स्टेप था ना, उसमें थोड़ा सा इससे लिंक आप कर सकते हो। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? प्रपोजल फॉर्म के थ्रू मिलेगी, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू मिलेगी, सर्वेज के थ्रू मिलेगी, लोकल नॉलेज एंड वेबसाइट्स के थ्रू मिलेगी। फोर्थ स्टेप है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। अब यहाँ पर जो अंडर राइटर है ना, वो सारी जो उसने अपना काम करना था, सर्वे करना था, रिस्क कैलकुलेशन सब कुछ किया, चेक किया, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि रिस्क को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। या फिर सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की करेगी या फिर नहीं करेगी। तो इसे एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि once the underwriter has assessed the risk and is convinced that it satisfy the various criteria in the company's underwriting policy, the risk can be accepted। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, कि अंडरराइटर पहले चेक करेगा, रिस्क को असेस कर लिया उसने, फिर सेटिस्फाई है कि हाँ जी कंपनी की अंडरराइटिंग पॉलिसी के हिसाब से जो रिस्क है एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उसको रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी की जा सकती है जो भी पर्टिकुलर प्रपोजल था। द क्रिटेरिया इन द कंपनीज अंडरराइटिंग पॉलिसी में इंक्लूड। अब जो कंपनी की अंडरराइटिंग पॉलिसी है ना, उसमें जो क्रिटेरिया है वो क्या है? एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी कि ऐसे रिस्क होते हैं, कुछ होते हैं जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देन जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। जियोग्राफिकल लिमिटेशंस में ऐसा आ जाता है कि वेदर जो रिस्क है वो अपने देश में ही कवर किया जाएगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो बाहर के देश में है तो वहां पर कवरेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देन एक्यूमुलेशन हजार्ड्स। देन लिमिट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द इंडेमनिटी, मतलब जो इंडेमनिटी है उसकी क्या क्या लिमिट्स रहेंगी। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए जो पॉलिसी टर्म्स और कंडीशंस रहती हैं, या फिर कंपनी की भी जो हर टर्म्स और कंडीशंस रहती है ना, उनको कंसीडर किया जाता है। अब ये जो टर्म्स और कंडीशन है, ये कोई भी कंपनी ना अपने हिसाब से नहीं बनाती है, ये IRDAI के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी कंपनीज के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए सेट की जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले आ रहा है डिडक्टिबल। देखिए डिडक्टिबल का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस डिडक्टिबल इज द अमाउंट ऑफ मनी यू पे बिफोर इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट्स टू पे। अब देखिए डिडक्टिबल का मतलब ना एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें हमें थोड़ा पैसा पहले हमें देना पड़ता है, उसके बाद हमें इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पे करती है। इसको ना आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने ना अपनी ना हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है। अब उसने ना 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, डिडक्टेबल उसका है 5,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको कोई क्लेम लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो और उसका जो मतलब जब उसने इलाज करवाया, क्लेम लिया, तो 10,000 रुपए का मान लो खर्चा आ रहा है। तो जो पहले के 5,000 रुपए है वो व्यक्ति पे कर देगा, और उससे ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ना, जैसे अब इसमें तो 10,000 का मैंने एग्जांपल दिया है, तो जो ऊपर का खर्चा आएगा वो जो है वो कंपनी पे करेगी। तो ऐसे अमाउंट को डिडक्टिबल कहा जाता है। इसमें क्या है कि पहले इंश्योर्ड को खुद पैसा देना पड़ता है, उसके बाद कंपनी जो है वो पे करती है। नेक्स्ट है वारंटी। वारंटी रिक्वायर्स एन इंश्योर्ड टू डू और नॉट टू डू। तो देखो वारंटी का मतलब क्या हुआ कि ये बताता है इंश्योर्ड को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कौन सी चीजों को नहीं करना है। देन एक्सक्लूजन्स। अब देखिए एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि किन चीजों में कवरेज नहीं मिलती है। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये आ जाते हैं, जैसे कि वॉर रिस्क हो गया, न्यूक्लियर रिस्क वगैरह हो गया, है ना। तो ऐसे जो रिस्क है ना, इनको कंपनी जो है वो कवर नहीं करती है। नेक्स्ट आ गया आपका प्राइसिंग। अब सारा काम हो गया, अब प्राइस डिसाइड किया जाएगा ना कि जो इंश्योरेंस की गई है उसका प्रीमियम कितना बनेगा, तो उसको हम कहते हैं प्राइसिंग, है ना। वंस द टर्म हैज बीन डिसाइडेड, द अंडरराइटर कैन डिफाइन द अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर द रिस्क। तो क्या हुआ कि भाई सारी टर्म्स डिसाइड हो गई। अब अंडरराइटर जो है ना वो ये डिसाइड करेगा कि रिस्क का कितना पैसा जो है इंश्योर्ड को भरना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज इन मोस्ट क्लासेस ऑफ द इंश्योरेंस विल बी द बुक रेट, जो कि एक डिफाइंड फिगर ऑफ स्टैंडर्ड रिस्क होता है। तो अब ये जो अंडरराइटर है ये भी अपनी मन से वो प्रीमियम नहीं डिसाइड कर सकता, और ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये सारे जो है ना,
ये अकॉर्डिंग टू द IRDAI रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस होता है, अपनी मर्जी से कोई कंपनी नहीं डिसाइड कर सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बुक रेट होता है, उसी के हिसाब से जो है प्राइसिंग की जाती है। This is likely to be detailed in underwriting manuals or increasingly maintained online and often automatically raised on input of the classification code. तो ये जो बुक रेट वगैरह रहते हैं ना, ये अंडरराइटर के पास मैनुअल्स रहते हैं, उनमें इसकी जानकारी रहती है, या फिर ऑनलाइन वगैरह भी ये चीजें जो है ये मेंटेन की रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क शेयरिंग। देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस की पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो जो सबसे पहला कंसेप्ट हम समझते हैं वो यही है कि जो इंश्योरेंस है ना, ये शेयरिंग ऑफ रिस्क के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस में सभी लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर किसी के साथ में मिस हैपनिंग आती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसे जो क्लेम का अमाउंट दिया जाता है ना, वो एक प्रकार से सारे लोगों का शेयर ही है, क्योंकि सभी लोग उसमें अपना प्रीमियम जमा करवा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो बेसिक कंसेप्ट है ना इंश्योरेंस का, वो शेयरिंग ऑफ रिस्क पर ही बेस्ड है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रीजंस रहते हैं ना शेयरिंग के, वो क्या है, क्यों करना पड़ा ऐसा। टू प्रोटेक्ट द अकाउंट अगेंस्ट द लार्ज क्लेम्स, क्योंकि देखिए जब बड़ी मात्रा में बड़ा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाता है, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क का जो कंसेप्ट है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। To avoid undue fluctuations in the underwriting results, ensuring a balanced set of results each year without peaks and troughs, and comforting the shareholders। तो देखिए, शेयरिंग ऑफ रिस्क से फायदा क्या रहता है कि कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आती कंपनी के परफॉर्मेंस में, स्मूथली सारे चलता रहता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हें भी कंफर्ट बना रहता है अगर शेयरिंग ऑफ रिस्क के कंसेप्ट पे काम किया जाए। To look to obtain an international spread of risk, then to gain access to intellectual capital of the reinsurer, and to gain access to alternative source of capital। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि जो शेयरिंग ऑफ रिस्क का कंसेप्ट है ना, वो इंश्योरेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत जरूरी है। रिस्क शेयरिंग मेथड्स, और रिस्क शेयरिंग मेथड्स में बताया गया है कि यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं आप, है ना, इसमें बताया गया है कि इंश्योर्ड लार्ज प्लास्टिक रिस्क्स, देन इंश्योरर 1 टेक्स 60% इज द लीड इंश्योरर, एंड इंश्योरर 2 takes 40% is the follow insurer. Both insurers have direct contractual relationship with the insured। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जहाँ पे बड़ा रिस्क आ जाता है, तो दो इंश्योरर आपस में कनेक्टेड है, और जो इंश्योर्ड है वो दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है। एक इंश्योरर ने कितना भाग ले लिया उस रिस्क का, 60%, उसे लीड इंश्योरर कह देंगे, और जो दूसरा जिसने 40% पार्ट ले लिया रिस्क का, उसे फॉलो इंश्योरर कहा जाता है। अब जो रिस्क शेयरिंग मेथड्स है ना, उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो बताया गया है क्या, co-insurance। It is a method where a part of risk is passed to the another insurer, the co-insurer। मतलब क्या हुआ, अगर एक कंपनी है, उसे किसी की भी इंश्योरेंस करनी है, या फिर वो अकेले जितना उसके पास रिस्क है उसे वो हैंडल नहीं कर सकती है, तो वो अपना जो कुछ भाग है ना रिस्क का, वो दूसरे इंश्योरर को पास कर देता है, और उसे क्या कहा जाता है, को इंश्योरर। यूजुअली बाय द वे ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज शेयर ऑफ द प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, और ये एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम एंड क्लेम्स के शेयर के हिसाब से किया जाता है, जैसे कि अभी हमने ये पिक्चर में देखा है ना। जैसे एक इंश्योरर हो गया और दो, मतलब जो टोटल क्लेम था, ये टोटल रिस्क था, वो दो में डिवाइड हो गया है, इंश्योरर 1 एंड इंश्योरर 2। तो ऐसे प्रोसेस को ना को इंश्योरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है ना, उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। तो अब आपको ये तो पता ही है कि भारत में सिर्फ एक जो गवर्नमेंट री इंश्योरर है, वो कौन है, GIC री, है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और री शब्द जो साथ में जुड़ा है वो री इंश्योरेंस या री इंश्योरर को दर्शाता है। अब री इंश्योरेंस में क्या है, ये
बिल्कुल एक सिंपल कंसेप्ट है री इंश्योरेंस का। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपनी जो इंश्योरेंस करवाती है ना, तो जब इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस हो रही है तो वो किसके पास करवा रहे हैं, तो वो करवाते हैं री इंश्योरर से। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस। तो इसमें बताया गया है कि टू असिस्ट इन द शेयरिंग द रिस्क द इंश्योरर। अब जो इंश्योरर है यहाँ पे वो कौन है, सीडिंग कंपनी या फिर उसे सीडेंट कहते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस करता है ना इंश्योरेंस कंपनी की, यानी कि जो री इंश्योरर है उसे सीडेंट कहेंगे या फिर सीडिंग कंपनी कहेंगे। विल डिसाइड ऑन हाउ मच रिस्क they can keep and will look to the reinsurer to take the balance risk। और देखो दो हो गए यहाँ पे, एक तो हो गई जिन्होंने रिस्क एक्सेप्ट किया है वो तो होगी सीडेंट कंपनी, और एक होगी जिन्होंने अपना रिस्क दिया है, वो कौन हो गए, रिटेंशन, है ना। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको तीन री इंश्योरर दिखाई दे रहे हैं, है ना। री इंश्योरर 1, 2 एंड 3, मतलब A, B एंड C इंश्योरेंस कंपनी है, एंड इंश्योर्ड X, Y एंड Z। तो जो ये इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसने तीन लोगों की इंश्योरेंस की हुई है, X, Y और Z की। और अपनी जो री इंश्योरेंस है ना, इन्होंने किससे करवाई हुई है, री इंश्योरर A, B और C से। ठीक है ना। तो ये मेन कंसेप्ट है, सिंपल शब्दों में समझ लो कि री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस किसी और कंपनी से करवाती है ना, तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। और दूसरी जो कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है वो उसे री इंश्योरर कह देंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। अब ये जो री इंश्योरेंस है ना, ये दो तरह की होती है, एट रिस्क लेवल जिसे कि फैकल्टेटिव कहते हैं, एंड एट पोर्टफोलियो लेवल जिसे कि ट्रीटी कहते हैं। देखो जो फैकल्टेटिव है ना, ये तो हो जाती है एक प्रकार से, मतलब अपनी इच्छा से, इच्छित कहते हैं इसे, है ना। और ट्रीटी जो है ना वो हो जाती है संधि या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइज। तो जो फैकल्टेटिव है ना, इसे जनरली एब्रीविएट किया जाता है फैक, मतलब इसे पूरा नहीं बोला जाता, फैक बोला जाता है इसे। मतलब री इंश्योरेंस की एक टाइप है, फैक कहेंगे इसे। इट इज इफेक्टिवली अ ऑन ऑफ कवर। कैसा कवर है ये, ऑन ऑफ। It is a type of reinsurance where a primary insurer purchases the coverage for a single risk or group of risks। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसी री इंश्योरेंस है जहां पर जो प्राइमरी इंश्योरर है ना, वो क्या करता है, वो कवरेज ऑफ सिंगल रिस्क या फिर ग्रुप ऑफ रिस्क को परचेज कर लेता है। जबकि जो ट्रीटी री इंश्योरेंस है ना, ये रहता है अग्रीमेंट बिटवीन ओरिजिनल इंश्योरर एंड री इंश्योरर, whereby reinsurer automatically accepts the certain liability of all the risks falling within the scope of agreement। मतलब क्योंकि देखो ट्रीटी री इंश्योरेंस है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली है, संधि वाली है ना। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि ओरिजिनल इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में एक अग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पर जो भी अग्रीमेंट के अंडर रिस्क आते हैं ना, तो री इंश्योरर ऑटोमेटिकली उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख रहे हैं जिसमें आपको फैक यानी कि फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस और ट्रीटी री इंश्योरेंस के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो फैक्ट में बताया गया है कि वन रिस्क एट अ टाइम, और ट्रीटी में बताया गया है कि ब्लॉक और क्लास ऑफ द बिजनेस। देन री इंश्योरर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पर जो री इंश्योरर है ना, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है फैकल्टेटिव को या रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये मन मर्जी से होएगा। ठीक है। ट्रीटी वाला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज चलता है, यूजुअली ऑटोमेटिक है और इमीडिएट हो जाता है। रिस्क अंडरराइटिंग होगी, और यहाँ पर बताया गया है कि री इंश्योरर नॉट इन्वॉल्व इन द रिस्क डिसीजंस, शॉर्ट रन है यूजुअली फॉर 1 ईयर। और जो ट्रीटी है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है एंड इजियर टू एडमिनिस्टर रहेगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो रिस्क है ना, अंडरराइटर ने देख लिया क्या रिस्क है, कैसे उसे इवेलुएट करना है, कितना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है ना, ये कह रहा है कि रिस्क को ना कैसे अब मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है ना, और उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद असेसिंग और एवेलुएशन होती है, और उसके बाद उसको किया जाता है मैनेज। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अब हम इतना जो पूरा चैप्टर में पढ़ा वो क्या किया, आइडेंटिफाई किया और असेस किया। तो इसको चेक कर लो क्या कह रहा है ये। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द बिजनेस एक्सपोजर टू अनसर्टेनिटी। मतलब इसमें ये चेक किया जाता है कि जो भी बिजनेस है ना, उस पे अनसर्टेनिटी की कितनी एक्सपोजर रहेगा,
This is best done by the team because each member will see the risk in the different light. For example, अब देखिए कहते हैं कि जो रिस्क आइडेंटिफाई है ना ये टीम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो हर एक मेंबर है ना वो अलग अलग फील्ड से होता है, फिर वो अपने हिसाब से रिस्क के लेवल को चेक करता है। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो लीगल फील्ड का व्यक्ति होएगा ना, टीम मेंबर होगा, वो क्या करेगा, लीगल टर्म्स को चेक करेगा रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। एचआर वाला जो होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि टर्म्स ऑफ एट्रिशन, यानी कि जो भी रिलेट करेंगी ह्यूमन रिसोर्स वाले, है ना। देन प्रोडक्शन में सी पीपल रिस्क इन वेरियस मैनुअल एरर्स, प्रोडक्शन वाले देखेंगे कि मैनुअल एरर्स तो नहीं है कोई, उसकी वजह से तो कोई रिस्क नहीं है। देन फाइनेंस वाले जो है वो क्या चेक करेंगे, जैसे हम पीछे फाइनेंशियल हजार्ड पढ़ के आए हैं ना, तो वो ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेसिकली टीम के द्वारा अगर किया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। रिस्क इवेल्युएशन, बिफोर रिस्क कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली it must be examined carefully, identified and measured in the terms of the factors so that it may be assessed in comparison with the similar risk. तो इवेल्युएशन करने के लिए जी कहते हैं कि मैनेज करने से पहले जरूरी है कि उसे इवेल्युएट किया जाए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक किया जाए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स लाइकली अकरेंस, यानी कि अगर कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई भी जो रिस्क है ना वो कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उससे लॉस की या डैमेज की, देन कितना सेवरे है, वो सेवरिटी कितनी है, बार बार कितनी बार हो रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या है, परसेप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस एंड इट्स इफेक्ट्स, और जो लॉस अगर हो जाता है तो कितना प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। तो इस तरह से रिस्क को इवेल्युएट किया जाता है। और फिर आ जाता है जी रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई हो गया, देन इवेल्युएशन हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो मेजर से किया जा सकता है, और मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ा वे है रिस्क को मैनेज करने का वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रॉपर वे में खरीदना, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना, टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना, तो इस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर राइटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इसमें बताया गया है कि अंडर राइटिंग में क्या आता है, क्या रहेगा इस प्रोसेस में। डिसीजन ऑन द रिस्क एक्सेप्टेंस, डिसीजन ऑन द स्टाफ रिक्रूटमेंट, डिसीजन ऑन द इन्वेस्टमेंट, या फिर डिसीजन ऑन द एम्प्लॉइज बेनिफिट। तो देखिए अंडर राइटिंग जो प्रोसेस है वो तो रिस्क से रिलेट करता है, उसमें स्टाफ, इन्वेस्टमेंट या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट का तो कोई रोल नहीं है। तो जो अंडर राइटिंग का प्रोसेस है ये क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें क्या रहता है प्रोसेस, डिसीजन ऑन द रिस्क एक्सेप्टेंस, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड एक्सेस इज अनदर वर्ड फॉर, देखिए जो वर्ड है ना एक्सेस वो किसके लिए है, फ्रेंचाइजी के लिए है, वारंटी के लिए है, डिडक्टिबल के लिए है, या फिर एक्सक्लूजन के लिए है। तो देखिए एक्सेस जो वर्ड है ना वो है डिडक्टिबल के लिए, जैसे हमने बात की कि डिडक्टिबल में क्या रहता है कि इसमें हमें थोड़ा एक्सेस जो है पैसा देना पड़ता है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से हमें पेमेंट मिलती है, जो कि जैसे कि हमने अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। को इंश्योरेंस इज द शेयरिंग ऑफ रिस्क बिटवीन द इंश्योरर्स, तो ये बात तो सही है। इंश्योरर हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द री The reinsurer is the insurer of the insurer, and insured has a contractual relationship with the reinsurer. तो देखिए इसमें ना जो सही बात नहीं है ना वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इंश्योर्ड का री इंश्योरर के साथ कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि इंश्योर्ड का तो रिलेशनशिप इंश्योरर के साथ होएगा। अब वो इंश्योरर या फिर इंश्योरेंस कंपनी किस री इंश्योरेंस से अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है उससे इंश्योर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इंश्योर्ड का तो रिलेशनशिप अपने इंश्योरेंस के साथ होता है, री इंश्योरर के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ डैश री इंश्योरेंस। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस किस प्रकार की री इंश्योरेंस होगी, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल, सरप्लस या फिर कोटा शेयर। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी,
क्योंकि जो एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस है ना, ये एक प्रकार की नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस की कैटेगरी में आएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Maximum amount that an insurer wishes to keep on any risk is known as what? अब देखिए आपको बताना है कि जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा ना, जो कि इंश्योरर जो है अपने पास किसी भी रिस्क से डील करने के लिए रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी, रिटेंशन, मैक्सिमम लिमिट या फिर सेडिंग अमाउंट। तो देखिए इसे कहा जाता है रिटेंशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट? आपको बताना है कि रिस्क मैनेजमेंट में इनमें से कौन सा जो स्टेप है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी हम पीछे हमने इसको पढ़ा है। तो पहला पॉइंट कह रहा है रिस्क असेसमेंट, देन रिस्क इवेलुएशन, रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क प्राइसिंग। तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क प्राइसिंग नहीं आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन सी लग रहा है ना रिस्क ट्रांसफर, तो देखिए रिस्क ट्रांसफर करना रिस्क मैनेजमेंट का एक वे होता है। क्योंकि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम अपना जो रिस्क है अपने पर या अपनी लाइफ पे या फिर अपनी प्रॉपर्टी पे, उसे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिस्क ट्रांसफर तो एक रिस्क मैनेज करने का वे हुआ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप इनमें से क्या नहीं होगा? रिस्क प्राइसिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Two main sources of the income for insurance company are underwriting income and dash income. आपको बताना है कि underwriting इनकम है एक तो, और दूसरी कौन सी इनकम है जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इसका राइट आंसर चेक करो कौन सा होगा। ऑप्शंस है क्लेम्स, सैल्वेज, रिस्क मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस कमीशन या फिर इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आंसर आप लोगों को पता चल गया है। दूसरा मेथड क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के दो मेन सोर्सेज रहते हैं इनकम के। एक तो हो गया अंडर राइटिंग इनकम। अंडर राइटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ कि अंडर राइटर जो है वो रिस्क को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद जो है प्रीमियम कलेक्शन होती है। अब जब प्रीमियम कलेक्शन हो जाती है तो उसे जो है आगे कंपनी आगे फर्दर जो है इन्वेस्ट कर देती है और उससे भी अर्निंग करते हैं ना। तो दो ये वे हुए, मेन सोर्सेज हुए जो इनकम के। एक तो हो गया अंडर राइटिंग इनकम और दूसरी होगी इन्वेस्टमेंट इनकम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हजार्ड्स एन अंडरराइटर लुक्स एट? अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्राइम हजार्ड नहीं है जिस पर कि अंडरराइटर ज्यादा ध्यान देता है। तो ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल हजार्ड आएगा साथ में, मॉरल हजार्ड, रिस्क हजार्ड या फिर फिजिकल हजार्ड। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो अंडर राइटर है ना, तीन मेन हजार्ड्स पर ध्यान दिया जाता है अंडर राइटर के द्वारा, फाइनेंशियल हजार्ड, मॉरल हजार्ड और फिजिकल हजार्ड। पर रिस्क हजार्ड जैसा कोई फैक्टर ही नहीं होता, क्योंकि रिस्क और हजार्ड ये दोनों तो रिलेटेड टर्म्स हैं। रिस्क का मतलब होता है खतरा और जो हजार्ड है वो है जोखिम। रिलेटेड है, आप बोलेंगे दोनों टर्म्स तो सेम ही बोल रहे हैं मैं। पर देखो क्या होता है, जो हजार्ड है ना वो ऐसा फैक्टर है जो रिस्क को और बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए स्मोकिंग करता है ना, और उसे अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कंपेयर करें तो लंग कैंसर का जो खतरा है वो किसमें ज्यादा होगा? जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें होगा ना, क्योंकि जो यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग इफेक्ट है ना वो हजार्ड है ना। कैंसर का खतरा तो दोनों को ही है, पर वो हजार्ड जो रिस्क को इंक्रीज करे ना उसे हजार्ड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी आएगा। When looking for reinsurance, the underwriter works at two levels. One is at risk level and other is at, तो देखो जब री इंश्योरेंस की बात आती है तो अंडरराइटर दो लेवल पे चेक करता है। एक तो रिस्क लेवल हो गया है ना, जिसे हमने फैकल्टेटिव कहा था, और दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल होता है पोर्टफोलियो, जिसे कि कहा जाता है ट्रिटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Dash covers are related to the total amount of claim in a year over and above a particular limit or loss ratio. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उस कवर को क्या कहेंगे जो कि टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम इन 1 ईयर ओवर एंड अबव एट पर्टिकुलर लिमिट रिलेट करता है। तो ऑप्शंस है प्रोपोर्शनेट, स्टॉप लॉस, सरप्लस या फिर ट्रिटी। देखिए इसे कहा जाता है स्टॉप लॉस कवर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Two ways of measuring the risk within a risk register are probability and
अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम रिस्क रजिस्टर की बात करें तो दो वेज क्या होंगे जिनसे कि रिस्क को मेजर किया जा सकता है। एक तो है प्रोबेबिलिटी, है ना, संभावना, और दूसरा है सेवरिटी। सेवरिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। तो ये दो वेज हैं रिस्क को मेजर करने के विद इन अ रिस्क रजिस्टर। क्या है, एक है प्रोबेबिलिटी और दूसरा है सेवरिटी। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द अंडरराइटर। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई है ना, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि अंडरराइटर के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑप्शंस है एनुअल अकाउंट ऑफ द प्रपोजर, प्री एक्सेप्टेंस रिस्क सर्वे ऑफ द असेट, प्रपोजल फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, आरसी कह लो आप जिसे, इंश्योरर की, वो भी तो उससे तो अंडरराइटर को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आ जाएगा आपका राइट आंसर। हजार्ड्स आर फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस, factors that increase the frequency of the loss, factors that increase the impact and severity of the loss, factors that decrease the impact and severity of the loss। तो क्या कहेंगे हजार्ड, किसे कहेंगे आप हजार्ड, है ना। समझ गया आई थिंक, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया है आपको। तो हजार्ड का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि लॉसेस के इम्पैक्ट और उसके सेवरिटी को बढ़ा दें, उन्हें हजार्ड कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पर्पज ऑफ डिडक्टिबल क्लॉज इज टू। आपको बताना है कि डिडक्टिबल क्लॉज का मेन पर्पज क्या होता है। टू अवॉइड क्लेम पेमेंट, टू एलिमिनेट पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स, टू हरास द पॉलिसी होल्डर और टू इंक्रीज द प्रीमियम। तो देखिए जैसे कि डिडक्टेबल की हमने बात की थी, इसमें क्या रहता है, पहले थोड़ा सा पैसा इंश्योर्ड खुद देता है और बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। यानी कि जो छोटे क्लेम्स रहते हैं ना, वहां पर पेमेंट को एलिमिनेट करना, ये मेन मोटिव रहता है डिडक्टिबल क्लॉज का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसे कि आप पढ़ेंगे ध्यान से और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनिफाई टू समवन हु फाइल्स अ क्लेम। तो इसका मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फाइल होने पर देने के लिए बाध्य होती है। सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, राइडर या फिर बेनिफिट्स। Thanks for watching the video and best of luck.